हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने हाइगेन्स की वेव थ्योरी पढ़ी थी। तो चलिए इस चैप्टर को आज आगे बढ़ाते हैं। तो वेव थ्योरी से हम लोगों ने रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन की व्याख्या की थी और उसमें फाइनली ये इक्वेशन आई थी कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू V1 अपान V2। हाइगेन्स प्रिंसिपल में प्रूफ होकर के आया था कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू V1 अपान V2, जहाँ V1 पहले मीडियम में वेव की स्पीड थी यानी लाइट की और V2 दूसरे मीडियम में। और ये हम जानते हैं कि V1 अपान V2 बराबर होता है 1 म्यू 2 के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 रिलेटिव टू 1, यानी माध्यम 1 के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। अब अगर हम ये मान लें कि पहला मीडियम जो है ये एयर है या वैक्यूम है, तो एयर या वैक्यूम के केस में पहले मीडियम में लाइट की स्पीड को हम c से दिखाएंगे और दूसरा मीडियम कोई भी मान लेते हैं, चलिए वाटर मान लेते हैं, ग्लास मान लेते हैं, और इसमें हमने मान लिया लाइट की स्पीड क्या है, v है। ठीक, एयर या वैक्यूम में तो लाइट की स्पीड को हम लोग c से ही दिखाते हैं। ठीक, तो यहां पर v1 पहले मीडियम में लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, c हो जाएगी, और दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड v, यानी उस केस में हाइगेन्स प्रिंसिपल से साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू c अपॉन v आएगा, और c अपॉन v स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक, वायु में प्रकाश की चाल बटे ग्लास में प्रकाश की चाल, तो ये तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कहलाएगा ना, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक, यानी ये हो जाएगा आपका a म्यू जी। और हम लोग जानते हैं कि रेयर के रिस्पेक्ट में डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 से ज्यादा होता है, विरल के सापेक्ष सघन का अपवर्तनांक हमेशा 1 से अधिक होता है। ठीक, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1 से ज्यादा ही होगा। हम लोग अगर स्टैंडर्ड वैल्यू जो रे ऑप्टिक्स में पढ़ी वो लें अगर, तो अक्सर हम लोग वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 मानते हैं। कुल मिला के विरल के सापेक्ष सघन का अपवर्तनांक हमेशा 1 से बड़ा होता है, तो ये डिजिट 1 से बड़ी आएगी। ये क्या है, c अपॉन v इज ग्रेटर देन 1, इसको इधर भेज देंगे, यानी भाई a म्यू जी 1 से बड़ा है और a म्यू जी इसके बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि c अपॉन v इज ग्रेटर देन 1 विच इम्प्लाइज c इज ग्रेटर देन v। यानी इससे क्या प्रूफ हो रहा है, इससे हाइगेन्स प्रिंसिपल से ये प्रूफ होकर के आया कि c यानी एयर में जो लाइट की स्पीड है वो ग्लास में लाइट की स्पीड से क्या होगी, ज्यादा होगी। एयर में स्पीड ग्लास से ज्यादा है, यानी विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम से अधिक है। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि न्यूटन की कॉर्पूस्कुलस थ्योरी जो थी, ठीक है, कणिका सिद्धांत, उसमें ये प्रूव होकर के आया था कि प्रकाश की चाल, न्यूटन ने प्रूव किया था कि प्रकाश की चाल जो है वो डेंसर मीडियम में ज्यादा और रेयर मीडियम में कम होती है। लेकिन हाइगेन्स प्रिंसिपल से प्रूव होकर के आया कि नहीं, लाइट की स्पीड जो है वो रेयर मीडियम में ज्यादा और डेंसर मीडियम में कम होती है। लगभग एक ही समय पर 2-3 साल का आगे पीछे, ठीक है, लगभग एक ही समय पर आए ये दोनों प्रिंसिपल अपने अपने ढंग से लाइट के कुछ प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन दोनों में जो बड़ा अंतर था वो यही था कि जहां न्यूटन प्रिंसिपल से ये प्रूफ होता है कि लाइट की स्पीड सघन माध्यम में यानी डेंसर मीडियम में ज्यादा होती है, रेयर में कम, वही हाइगेन्स प्रिंसिपल ये कहता है नहीं, रेयर मीडियम में ज्यादा होती है और डेंसर मीडियम में कम होती है। क्लियर है? लेकिन तब तक एक्सपेरिमेंटली लाइट की स्पीड जो है वो नहीं निकाली गई थी। तो अगर हम इन चैप्टर का नाम है नेचर ऑफ लाइट, तो अगर हम इसको भी एक बार ऐसे ही कहानी जैसा सुन लेते हैं, कहानी जैसा, अच्छा लगेगा आपको। ठीक, तो सबसे पहले न्यूटन्स कॉर्पूस्कुलस थ्योरी आई, न्यूटन का कणिका सिद्धांत। मैंने बताया था ये 16वीं सेंचुरी में 1675 में इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी ऑप्टिक्स, उसमें इसका जिक्र इन्होंने किया था। ठीक, तो इस प्रिंसिपल के हिसाब से लाइट जो है वो पार्टिकल के फॉर्म में क्या होती है, चलती है। पूरी थ्योरी में आपको पढ़ा चुका हूं तो पूरा बताने की जरूरत नहीं है। मोटे तौर पर आप जानते हैं कि इस थ्योरी में कहा गया लाइट जो है वो आपकी वो पार्टिकल के फॉर्म में चलती है। इन पार्टिकल्स को हम लोग कॉर्पस्कल्स कहते थे। ठीक, तो ये इनकी थ्योरी थी और इन्होंने अपनी थ्योरी से लाइट का रेक्टिलिनियर फ्लो यानी सीधी रेखा में चलना समझाया कि भाई पार्टिकल बहुत हल्के होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स इन पर नेग्लिजिबल लगता है, तो ये नीचे की ओर नहीं झुकते हैं। ठीक, सीधी रेखा में चलते हैं। इन्होंने अपने ढंग से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को भी एक्सप्लेन किया था। तो ये इतना तो इन्होंने सिद्ध किया था। ठीक,
उसी समय पर लगभग 3 साल बाद 1678 में हाइगेंस ने इसका बिल्कुल उल्टा सिद्धांत दे दिया कि लाइट पार्टिकल से नहीं बल्कि वेव फॉर्म में आगे बढ़ती है। ठीक, लाइट जो है वो वेव है। हाइगेंस ने वेव नेचर को सपोर्ट किया। ठीक, और इन्होंने भी लाइट के लिए, ठीक है, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन जैसे फिनोमेना को एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ, इसको इन्होंने एक्सप्लेन किया, जिसको हम लोगों ने पढ़ा भी है, हाइगेंस सिद्धांत से परावर्तन अपवर्तन की व्याख्या। तो ये दोनों प्रिंसिपल एक ही टाइम पर लगभग आए थे, 3 साल आगे पीछे है मामला। ठीक, लेकिन चूंकि न्यूटन जो है, ठीक है, ये उस समय बहुत बड़े साइंटिस्ट हुआ करते थे, इसलिए उस समय पर हाइगेंस की थ्योरी जो थी इसकी ओर ज्यादा लोगों ने ध्यान नहीं दिया। ध्यान दिया न्यूटन की कॉर्पस्कुलस थ्योरी की ओर। ठीक, और ये माना गया कि न्यूटन जो बता रहे हैं, ठीक, क्योंकि इनका जो कद था वो बहुत बड़ा था, ठीक, साइंस में। ठीक, तब तक ये बहुत बड़े साइंटिस्ट हो गए थे। ठीक है, तो ये माना गया कि नहीं भाई, ये जो बता रहे हैं ये सही बता रहे हैं, और लाइट जो है वो पार्टिकल से मिलकर बनी है। वहीं इन्होंने एक खास बात और भी जाने, जरा हम लोग हाइगेंस वेव में। ठीक, हाइगेंस ने अपने वेव प्रिंसिपल में ये माना था कि लाइट जो होती है ये मैकेनिकल वेव होती है, क्योंकि तब तक यही जाना जाता था कि वेव मैकेनिकल होती है। मैकेनिकल वेव जानते क्या होती है? यांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगे वो तरंगे होती है जिनके चलने के लिए माध्यम का होना जरूरी है, ये बगैर माध्यम के नहीं जा सकती। तो उस जमाने में यही माना जाता था कि वेव प्रोपगेशन के लिए मीडियम का होना जरूरी है। कोई ऐसी वेव भी हो सकती है जो बिना मीडियम के चले, ये उस समय जानकारी नहीं थी। तो इन्होंने माना कि वेव जो होती है, ठीक है, ये लाइट जो है ये एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव है। ठीक, तो मैकेनिकल वेव माना, और उसका नेचर कैसा माना? लॉन्गिट्यूडनल, अंधेर तरंगे। यानी जब जैसे साउंड वेव होती है, जब वो चलती है तो मीडियम के पार्टिकल वेव प्रोपगेशन के पैरेलल वाइब्रेट होते हैं, वैसे इन्होंने भी माना कि मीडियम के पार्टिकल वेव प्रोपगेशन के पैरेलल वाइब्रेट होंगे। ठीक, और जब इनसे पूछा गया कि भाई ये मैकेनिकल वेव है तो ये लाइट वैक्यूम से होकर कैसे चलती है? अब जैसे सनलाइट अर्थ पर आती है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है, और पृथ्वी और सूर्य के बीच में बहुत अधिक दूरी में निर्वात है, तो ये निर्वात से होकर कैसे चलता है? तो उसके लिए क्या हुआ, हाइगेंस ने एक अपनी नई थ्योरी दे दी। जब इनसे पूछा गया लाइट निर्वात से होकर कैसे चलती है, तो इन्होंने कहा कि निर्वात है ही कहीं नहीं, वैक्यूम कहीं नहीं है, बल्कि इन्होंने एक हाइपोथेटिकल मीडियम ल्यूमिनोफेरस ईथर माना। इन्होंने कहा कि ल्यूमिनोफेरस ईथर ये एक ऐसा मीडियम है जो पूरे यूनिवर्स में फैला हुआ है, हर जगह फैला हुआ है, और इसकी खास बात यह कि इसकी इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है और इसकी डेंसिटी बहुत कम होती है। अब डेंसिटी आप जानते हैं इस बात का मेजर होती है कि पार्टिकल कितने पास पास हैं, और इन्होंने बताया कि इसकी डेंसिटी बहुत कम होती है। बहुत कम होने का मतलब ये होगा इसके पार्टिकल बहुत दूर दूर होंगे। ठीक, तो इन्होंने कहा कि हर जगह ये ल्यूमिनोफेरस ईथर फैला हुआ है, और लाइट प्रोपगेशन के लिए यही मीडियम बनता है। और इस मीडियम की विशेषता इन्होंने क्या बताई? इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा और डेंसिटी बहुत कम। तो अगर आपको 11th की थोड़ी बात याद हो तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी मीडियम में लॉन्गिट्यूडनल वेव, अंधेर तरंगों की चाल निकालने के लिए फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था V = √E/d। E होता है इलास्टिक कांस्टेंट, प्रत्यास्थता नियतांक, ठीक, और D डेंसिटी। तो इन्होंने बताया कि ल्यूमिनोफेरस ईथर जो होता है इसकी इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, E बहुत ज़्यादा, इसलिए V ज़्यादा होगा, और D बहुत कम तो भी V ज़्यादा होगा। तो इन्होंने ये भी एक्सप्लेन कर दिया कि यही कारण है कि लाइट इतनी अधिक स्पीड से चलता है। तो लाइट की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है, ये तो नहीं पता था कितनी होती है, लेकिन ये जानते थे बहुत ज़्यादा होती है। तो लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि उन्होंने बताया कि उसके लिए जो मीडियम है वो ऐसा मीडियम जिसकी इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा और डेंसिटी बहुत कम है। तो E बहुत ज़्यादा और D बहुत कम होने से स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जब इनसे पूछा कि भाई निर्वात से होकर कैसे चलती है, वैक्यूम से कैसे चलती है अगर मैकेनिकल वेव है, तो इन्होंने वैक्यूम के निर्वात के अस्तित्व को ही नकार दिया। इन्होंने कहा हर जगह ल्यूमिनोफेरस ईथर फैला हुआ है, और उससे इन्होंने ये भी समझा दिया कि लाइट की स्पीड ज़्यादा क्यों होती है। लेकिन इसके बावजूद भी उस समय पर न्यूटन की कॉर्पस्कुलस थ्योरी ही मानी जाती थी, और इसी को मानते थे सही। इनकी ओर किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन इसके बाद में जब इंटरफियरेंस, व्यतिकरण, जो आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक, देखा गया लाइट जो है इंटरफियरेंस शो करता है, डिफ्रैक्शन विवर्तन शो करता है, और पोलराइजेशन, पोलराइजेशन को चलिए अभी हटाते हैं हम लोग, इंटरफियरेंस और डिफ्रैक्शन शो करता है। तो न्यूटन की ये जो कॉर्पस्कुलस थ्योरी है ये इंटरफियरेंस और डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पाई।
जब ये इंटरफियरेंस और डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पाई तो इनको एक सेटबैक लगा, ठीक, कि भाई अगर कणों से मिलकर बनी है तो इसको भी एक्सप्लेन करना चाहिए, पर वो एक्सप्लेन कर नहीं पा रहे, ठीक। और उसके बाद में लगभग आप ये कह सकते हैं कि 1850 में, 1850 में, यानी इस थ्योरी के आने के लगभग आप देखें अगर तो 175 ईयर, ठीक, 175 सालों बाद एक साइंटिस्ट थे फोको, और फोको ने जब एक्सपेरिमेंटली ये सिद्ध कर दिया कि लाइट की स्पीड जो है वो एयर में ज्यादा और वैक्यूम में जो है वो क्या होती है, कम होती है। एयर में ज्यादा और वैक्यूम में, एयर में ज्यादा और वाटर में क्या होती, कम होती है। इन्होंने पहले एयर में लाइट की स्पीड निकाली और फिर वाटर में निकाली, तो इन्होंने देखा कि वाटर में कम है। तो जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट से सिद्ध कर दिया कि नहीं, लाइट की स्पीड डेंसर मीडियम में कम होती है, जबकि न्यूटन क्या प्रूव करे बैठे थे कि डेंसर मीडियम में ज़्यादा होती है, लेकिन जब इन्होंने एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव करके दिखा दिया कि नहीं, डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड कम और रेयर मीडियम में ज़्यादा होती है, सघन माध्यम में कम और विरल माध्यम में ज़्यादा होती है, ठीक, तब इनकी ये जो कॉर्पोरस थ्योरी थी, ठीक, वो जो है वो रिजेक्ट हो गई। इसके रिजेक्शन के और भी पॉइंट हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं, यहाँ पर हम सब एक साथ बता रहे हैं, ठीक है। तो सभी थ्योरीज को हम कंपेयर कर रहे हैं एक तरीके से। तो वो मैंने बताया कि ये एक हिस्ट्री है, ठीक है, कि ऐसे ऐसे हुआ, ठीक। तो जाकर के ये न्यूटन की कॉर्पोरस थ्योरी जो है ये अमान्य हो गई, और हाइगेंस की वेव थ्योरी की ओर अब लोगों ने देखना चालू किया कि हाँ भाई, एक और भी थे जो ये बताते थे कि लाइट जो है वो वेव है, और उसके बाद फिर हाइगेंस की वेव थ्योरी की ओर ध्यान गया, ठीक। और ये वेव थ्योरी जो है ये रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करती है, हम लोगों ने पढ़ा इस चैप्टर में। इसके अलावा आप जानते हैं वेव थ्योरी के आधार पर ही हम लोगों ने इंटरफेरेंस पढ़ा है, लाइट को वेव मान करके, ठीक। डिफ्रैक्शन, इन सब के का एक्सप्लेनेशन जो है वो ये हाइगेंस की वेव थ्योरी करती है। तो हाइगेंस की जो वेव थ्योरी है, ठीक, ये बाकी सारी चीजों को क्या करती है, एक्सप्लेन करती है। परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, इन सब घटनाओं की व्याख्या करती है। लेकिन इसी दौरान लाइट में एक और फिनोमेना देखा गया, वो था पोलराइजेशन, ध्रुवण। और ये प्रूव हुआ कि पोलराइजेशन का जो फिनोमेना है ये उन्हीं वेव में हो सकता है जो नेचर में ट्रांसवर्स हो, अनुप्रस्थ हो, लॉन्गिट्यूडनल वेव में ये नहीं हो सकता। तो फ्रेजनल एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने जो है हाइगेंस की थ्योरी में इस दौरान एक करेक्शन कर दिया कि जिन्होंने उसको लॉन्गिट्यूडनल वेव माना था कि लॉन्गिट्यूडनल वेव है, अंधेर तरंगे हैं, तो बीच में फ्रेजनल ने करेक्शन कर दिया कि है तो मैकेनिकल वेव, लेकिन ये नेचर में कैसी है, ट्रांसवर्स है। तो ये करेक्शन हाइगेंस की थ्योरी में आ गया कि मैकेनिकल वेव हैं लेकिन ट्रांसवर्स है। अब ट्रांसवर्स मान लिया तो पोलराइजेशन भी एक्सप्लेन हो गया। तो कुल मिला के ये वेव थ्योरी से उस समय तक लाइट में जितने भी फिनोमेना देखे गए थे वो सब एक्सप्लेन हो रहे थे। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफियरेंस, डिफ्रैक्शन, वेव को ट्रांसवर्स मान लेने पर पोलराइजेशन भी एक्सप्लेन हो रहा था, ठीक। लेकिन इसी दौरान माइकलसन मॉडले, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कई सालों तक किया और वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके इन्होंने ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया कि ये ल्यूमिनोफेरस ईथर जो इन्होंने बताया है ऐसा कोई मीडियम होता नहीं और वैक्यूम जो है वो एग्जिस्ट करता है, वैक्यूम होता है और सूर्य से पृथ्वी के बीच में बहुत अधिक दूरी में वैक्यूम है। जैसे ही एक्सपेरिमेंटली इन्होंने ये प्रूव कर दिया कि ल्यूमिनोफेरस ईथर जैसा कोई मीडियम नहीं है, ये सिर्फ इनकी कोरी कल्पना है, ठीक। तो इनका ये जो प्रिंसिपल है जिसमें इन्होंने लाइट को मैकेनिकल वेव मान रखा है वो भी धड़ाम हो गया। धड़ाम हो गया मतलब गिर गया, वो भी जो है डिस्कार्ड हो गया, ठीक है। क्योंकि अब अगर ये मैकेनिकल वेव है तो फिर ये उसके चलने के लिए मीडियम चाहिए और अब ये सिद्ध हो चुका है कि निर्वात होता है और हम ये भी देख रहे हैं लाइट सूर्य की पृथ्वी पर पहुंच रही है, वो निर्वात से भी ट्रैवल कर रही है। तो मैकेनिकल वेव तो जो है वो वैक्यूम से ट्रैवल कर नहीं सकती, ठीक। तो इसका मतलब हाइगेंस की जो वेव थ्योरी है ये भी गलत हो गई। समझ आई बात। तो शुरू में लाइट के बारे में जो ये दो थ्योरी आई, न्यूटन कॉर्पोरस थ्योरी और हाइगेंस वेव थ्योरी, ये दोनों गलत हो गई। अच्छा, इनकी ये थ्योरी लगभग आप मान लीजिए 175 सालों तक मानी जाती रही। इनकी ये थ्योरी जो है, ठीक है, ये मुश्किल से आप मान लीजिए 15-20 साल ही मानी गई, क्योंकि मैंने बताया, ठीक है, कि बहुत जल्दी ही आप कह सकते हो जब फोको ने प्रयोग द्वारा सिद्ध किया 1850 में कि नहीं भाई प्रकाश की चाल जो है वो सघन माध्यम में
कम होती, विरल माध्यम में ज़्यादा, तब ये रिजेक्ट हुआ, इसकी ओर लोगों ने देखना चालू किया। लेकिन उसी के लगभग 20-25 साल बाद ठीक, एक साइंटिस्ट थे मैक्सवेल, इन्होंने एक नई वेव खोज ली और उनको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, ये एक ऐसी वेव होती है जो वैक्यूम से होकर के भी ट्रेवल कर सकती हैं। और पहली बार लोगों को ये पता लगा कि ऐसी वेव भी होती हैं जो निर्वात से होकर चल सकती हैं। और जब ये वेव चलती हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती हैं, जिनके वेक्टर्स जो है वो वेव प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर और एक दूसरे के परपेंडिकुलर वाइब्रेट होते हैं। तो चूंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स के जो वाइब्रेशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ये कहती है कि ये वेव की खास बात क्या है, इनमें वो सारी प्रॉपर्टी होती है जो मैकेनिकल वेव में होती हैं, आप कह सकते हो। ठीक, बस एक एडिशनल प्रॉपर्टी है कि ये निर्वात से होकर चल सकती हैं। और बात आए कि इनका नेचर कैसा होगा, लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स, तो इनका नेचर जो होता है वो ट्रांसवर्स होता है, इनकी प्रकृति अनुप्रस्थ मानी जाती है। अब क्वेश्चन ये है कि इनकी प्रकृति अनुप्रस्थ कैसे मानते हैं। आप कहते हैं ये निर्वात से होकर चल सकती है। अनुप्रस्थ तरंगे तो उन्हें कहते हैं जिनके चलने पर माध्यम के कण तरंग चलने की दिशा के लंबवत कंपन करें, वेव प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करें। लेकिन ये तो वैक्यूम से होकर चल रही है अगर, तो वहां कोई पार्टिकल ही नहीं है, तो कौन वाइब्रेट हो रहा है, वेव प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर, जिनको हम ट्रांसवर्स कह रहे हैं। तो यहां पर जब ये वेव चलती हैं तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लगातार चेंज होती रहती है। तो उसको रिप्रेजेंट करने वाला जो हम वेक्टर बनाते हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मान लो बढ़ रही तो वेक्टर धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, फिर घटने लगी फिर छोटा होता जाता है, फिर जीरो हो गई, फिर अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया तो अब नीचे की ओर बढ़ने लगा। तो जैसे कोई पार्टिकल वाइब्रेट होता है तो अपनी मीन पोजीशन से ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर नीचे जाता है, ऐसे ऐसे। तो वैसे इनको रिप्रेजेंट करने वाले वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने वाले वेक्टर के का जो टिप है वो भी हमें ऊपर नीचे ज़्यादा दिखाई देता। तो हम कहते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के वाइब्रेशन हो रहे हैं। बाकी ज़्यादा डिटेल से हम लोग एक चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसमें पढ़ेंगे। अभी खाली ये जान लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस तरह से खोजी गई, ठीक। और जब ये चलती हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो होते हैं ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर और वेव प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट होते हैं। तो चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के वाइब्रेशन वेव प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होते हैं, पार्टिकल के नहीं, वेक्टर्स के वाइब्रेशन परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए इन्हें नेचर में ट्रांसवर्स माना जाता है, ठीक। और यहाँ पर अगर हम ये माने कि वेव जो है ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वाई एक्सिस के अलॉन्ग वाइब्रेट हो रहा है, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो होगा वो जेड एक्सिस के अलॉन्ग वाइब्रेट होगा। यानी ये ई, बी और वी ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब वेव अगर ऐसे जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे ऐसे वाइब्रेट हो रहा है, ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऐसे ऐसे वाइब्रेट होगा, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। बाद में इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वैक्यूम में स्पीड निकाली, और वैक्यूम में जब इसकी स्पीड निकाली तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आई, जो फोको ने अपने एक्सपेरिमेंट से निकाली थी एयर में लाइट की स्पीड। तो स्पीड भी एग्जैक्ट उतनी आ गई। तो फिर ये माना जाने लगा कि जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मानने पर सारी समस्याएं अपने आप दूर हो गई, क्योंकि वेव थ्योरी से रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन यानी परावर्तन हुआ, अपवर्तन हुआ, ठीक, और इंटरफियरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ठीक, ये सब तो हम लोग पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें पहले ही एक्सप्लेन हो चुकी हैं, ठीक। बस यही दिक्कत थी कि निर्वात से होकर कैसे चलती हैं, तो ये तरंगें तो निर्वात से होकर के भी चल सकती हैं, तो वो समस्या भी दूर हो गई, ठीक। और इस तरीके से माना जाने लगा कि जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लेकिन फिर 18वीं सेंचुरी के खत्म होते होते तक एक नई घटना खोजी गई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये हम लोग आगे एक चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फिर कॉम्पटन इफेक्ट, ऐसी 1-2 घटनाएं और खोजी गई, ठीक, 18वीं सेंचुरी के खत्म होने तक या 19वीं सेंचुरी की स्टार्टिंग में आप कह सकते हो, जिसको ये मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो इसके लिए लाइट की एक नई थ्योरी आई, फोटोन थ्योरी, जो प्लैंक एक साइंटिस्ट थे उन्होंने दी थी। प्लैंक ने, ठीक, बताया था कि लाइट जो है वो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में आगे बढ़ती है। यानी देखा जाए अगर तो ये भी एक, अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो ये भी एक पार्टिकल नेचर ही है, लेकिन जैसा न्यूटन ने बताया था उस तरह के पार्टिकल नहीं, एनर्जी के छोटे छोटे बंडल्स, ठीक, कि किसी लाइट सोर्स से, ठीक है, जो लाइट होती है वो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स या बंडल्स के फॉर्म में क्या होती है, निकलती है। और
ये जो अगर सोर्स है तो इससे छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स निकलते हैं, इन्हीं पैकेट्स को हम लोग फोटॉन्स कहते हैं, ठीक। और किसी पैकेट की जो एनर्जी होती है वो E इक्वल टू एच न्यू से जो है एक्सप्लेन करते हैं। इसमें H प्लैंक कांस्टेंट कहलाता है और न्यू उस फोटॉन की फ्रीक्वेंसी होती है। बाकी हम लोग पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो उसमें हम लोग ये जानेंगे। तो जब प्लैंक ने ये फोटॉन थ्योरी दी नई, ठीक, तो इसको बेस बना करके आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो फिनोमेना देखा गया, जिसको ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, आइंस्टीन ने इसी थ्योरी को बेस बनाकर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सक्सेसफुली जो एक्सप्लेनेशन दिया और उसके लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार भी मिला, ठीक। अब समस्या ये थी कि लाइट की जो फोटॉन थ्योरी है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, रमन इफेक्ट, ऐसे कई चीज़ों को एक्सप्लेन करती है, लेकिन ये इंटरफियरेंस, डिफ्रैक्शन जैसे कई चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करती है, ठीक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो है, ठीक, ये इंटरफियरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, रिफ्रैक्शन मैक्सिमम प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करती है, पर ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट या फिर रमन इफेक्ट की एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाती, ठीक। तो जो मॉडर्न थिंकिंग है वो ये है कि लाइट जो है वो डुअल नेचर रखती है, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी पाया जाता है, यानी प्रकाश में द्वैतीय प्रकृति होती है, तरंग प्रकृति और कण प्रकृति दोनों पाई जाती हैं। यही मॉडर्न थ्योरी है। हो सकता है आगे जाके इसमें भी कुछ चेंज हो, समय समय पे चेंज होता रहा है, ठीक, लेकिन मॉडर्न थ्योरी जो यही है कि लाइट जो है, ठीक, उसमें डुअल नेचर पाए जाते हैं। लाइट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है कभी कभी ये पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है, पर कैसे पार्टिकल? न्यूटन वाले नहीं, एनर्जी के पैकेट वाले, ठीक। तो इसमें दो दो प्रकृतियां पाई जाती हैं, ठीक है, ये मॉडर्न थ्योरी है, ठीक। तो इस तरह से लाइट क्या है इसके बारे में ये हिस्ट्री है, कैसे कैसे करते हुए हम लोग मॉडर्न थ्योरी, डुअल नेचर ऑफ लाइट तक पहुंचे। समझ में आ गई बात, ठीक। तो ये पूरी कहानी मैंने आपको सुनाई, सुन लिया होगा आपने, ठीक। इसमें कुछ नोट करने वाला तो है नहीं, अगर आप कुछ नोट करना चाहें तो वो नोट कर सकते हैं आप लोग। इसके बाद में हम लोग देखते हैं अब कि अगर मान लीजिए कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड और वेवलेंथ किस तरह से चेंज होती है। मान लीजिए लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, ठीक। तो जब ये लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, मान लो 1 से 2 में जाती है, तो हम लोग ये जानते हैं कि पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे के सापेक्ष, ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 रिलेटिव टू 1 इक्वल टू V1 अपॉन V2, ठीक है। और V1 की जगह हम लोग लिख सकते हैं न्यू लैम्डा 1 अपॉन न्यू लैम्डा 2। आपने एक इक्वेशन पढ़ी V इक्वल टू एन लैम्डा, तो V इक्वल टू एन लैम्डा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है उनकी फ्रीक्वेंसी को हम लोग न्यू से दिखाते हैं, ठीक। तो V इक्वल टू एन लैम्डा जो इक्वेशन होती है उसी को हम लोग V इक्वल टू न्यू लैम्डा लिखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए। तो V1 पहले मीडियम में लाइट की स्पीड है, दूसरी जगह न्यू लैम्डा 1, जहाँ न्यू फ्रीक्वेंसी है और लैम्डा 1 पहले मीडियम में लाइट की वेवलेंथ है। जब ये दूसरे में गई तो दूसरे मीडियम में इसकी स्पीड V2 हो गई। फ्रीक्वेंसी आप जानते हैं चेंज होती नहीं, मीडियम चेंज करने पर भी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, रे ऑप्टिक्स में मैंने बताया था। तो न्यू वही रहेगा, वेवलेंथ हमने मान ली लैम्डा 2 हो गई, तो ये कैंसिल हो गया। तो कुल मिलाकर के 1 μ2 इक्वल टू आ गया V1 अपॉन V2 इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, ठीक है। अब यहां से अगर हम लोग मान लीजिए लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, पहले मीडियम में स्पीड दी है, दूसरे में पूछ रहा है, ठीक, तो ये फार्मूला लगा देंगे। इससे फार्मूला बन जाएगा V2 इक्वल टू V1 अपॉन 1 μ2। जो लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक को n से दिखाएं तो 1n2 लिख सकते हैं, ठीक। ये नए मीडियम में लाइट की स्पीड निकालने का फार्मूला हो गया। पहले मीडियम में जो स्पीड है उसमें आप पहले के रिस्पेक्ट में सेकंड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दीजिए। ऐसे ही नए मीडियम में जाने पर वेवलेंथ कितनी हो जाएगी, तो 1 μ2 इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 भी होता है, तो यहां से लैम्डा 2 इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन 1 μ2। क्लियर है? तो बहुत छोटे छोटे से न्यूमेरिकल होंगे इस चैप्टर में, जिसके लिए ये दो फार्मूले हैं। नए एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर स्पीड पूछे तो सेकेंड मीडियम में स्पीड क्या होगी, पहले मीडियम में जो स्पीड है
अपॉन पहले के रिस्पेक्ट में सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऐसे ही सेकंड मीडियम में वेवलेंथ क्या होगी, तो पहले मीडियम में वेवलेंथ अपॉन पहले के रिस्पेक्ट में सेकंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो। क्लियर है। इसके अलावा आप जानते हैं कि वेवलेंथ, वेवलेंथ माने वेव की लेंथ। किसी वेव की वेवलेंथ हमें क्या बताती है कि ये तरंग कितनी लंबी है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई आपसे कहता है कि एक वेव की वेवलेंथ जो है वो 2 सेंटीमीटर है, तो बताइए 10 सेंटीमीटर की दूरी में कितनी वेव आ जाएंगी। तो एक वेव की वेवलेंथ 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, तो आप जानते हैं इसका मतलब वो वेव 2 सेंटीमीटर लंबी है। तो 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में कितनी वेव आ जाएंगी, तो 2-2 सेंटीमीटर लंबी कितनी 5 वेव आ जाएंगी। यानी अगर एक निश्चित डिस्टेंस में नंबर ऑफ वेव्स हमें निकालने की, इतनी डिस्टेंस में कितनी वेव आएंगी, तो हम टोटल डिस्टेंस में वेवलेंथ से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। यही तो हमने किया कि भाई 10 सेंटीमीटर की दूरी में कितनी तरंगें आएंगी, जबकि एक वेव की लेंथ जो है वो 2 सेंटीमीटर है। तो आपने कहा एक की लेंथ 2 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर में 5 आ जाएंगी। कैसे निकाला, टोटल डिस्टेंस में वेवलेंथ से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो नंबर ऑफ वेव्स जिस सवाल में निकालनी होगी, इतनी दूरी में कितनी वेव आ जाएंगी, तो आप उस डिस्टेंस में वेवलेंथ से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो नंबर ऑफ वेव्स जो है वो आपको मिल जाएंगी कि कितनी वेव जो है वो आएंगी। क्लियर है। इसके बाद में फिर आता है कि प्रकाशीय पथ, ऑप्टिकल पाथ क्या होता है। कि मैं पहले भी एक दो बार आपको बता चुका हूं कि प्रकाशीय पथ या ऑप्टिकल पाथ का मतलब होता है कि किसी मीडियम में ट्रेवल कोई डिस्टेंस वैक्यूम में ट्रेवल कितनी डिस्टेंस के इक्विवेलेंट है, या एयर में ट्रेवल कितनी डिस्टेंस के इक्विवेलेंट है। हालांकि एयर और वैक्यूम अलग अलग बात होती है, पर हम दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 लेते हैं, तो हम एक ही बात मान लेते हैं। ठीक, तो कोई डिस्टेंस वैक्यूम में ट्रेवल किसी डिस्टेंस के कितनी डिस्टेंस के इक्विवेलेंट है, ये निकालना होता है। ठीक, और ये कैसे निकालेंगे। ठीक, इसके लिए हम देखते हैं कि कोई लाइट रे किसी मीडियम में कोई डिस्टेंस ट्रेवल करने में जितना टाइम लेती है, उतने ही टाइम में ये वैक्यूम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी। वैक्यूम में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी उतने टाइम में हम कहते हैं ये डिस्टेंस मीडियम में ट्रेवल डिस्टेंस का ऑप्टिकल पाथ लेंथ है। ऑप्टिकल पाथ लेंथ यानी प्रकाशीय पथ है। चलिए एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए ग्लास की एक मोटी स्लैब है, इसकी थिकनेस जो है टी है, इसमें एक लाइट रे इंटर करके दूसरी तरफ से बाहर निकलती है। ग्लास में मान लेते हैं लाइट की स्पीड v है। तो अगर मैं पूछूं ग्लास स्लैब को पार करने में रे ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, तो आपको सर जी टी डिस्टेंस ट्रेवल की। ये जो आप बताते हो टी डिस्टेंस ट्रेवल की, ये इसका ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ कहलाती है। किसी माध्यम में वास्तव में किरण जितनी दूरी तय करती है उसे हम ज्यामितीय पथ कहते हैं, ज्योमेट्रिकल पाथ। तो इसका ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ टी है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि बताइए ये किरण जब इस स्लैब से बाहर आई है, सिल्ली से बाहर आई है, तो उसने कितना प्रकाशीय पथ तय किया। तो प्रकाशीय पथ का मतलब होता है कि अब ये कांच में जो उसने टी दूरी तय की है, ये वायु में कितनी दूरी के तुल्य है, या निर्वात में कितनी दूरी के तुल्य है, तो वैक्यूम में कितनी डिस्टेंस के इक्विवेलेंट है ये कैसे पता करेंगे। पहले हम ये निकालेंगे कि इस डिस्टेंस को पार करने में उसने कितना टाइम लिया। चलिए इस थिकनेस को हम डी मान लेते हैं, टाइम को हम टी से दिखाएंगे। तो पहले हम निकालेंगे इस रे ने इसको पार करने में कितना टाइम लिया, तो टी इक्वल टू डी अपॉन वी, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक, इतना टाइम लगा इसको पार करने में, तो बस इतने ही टाइम में ये वैक्यूम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करके निकाल लो, वही इस कांच में तय की दूरी का प्रकाशीय पथ कहलाएगा। तो ऑप्टिकल पाथ लेंथ जो होगी वो हो जाएगी c इंटू टी। भाई निर्वात में प्रकाश की चाल को c से दिखाते हैं, तो c स्पीड से t समय में कितनी दूरी तय होगी, c इंटू टी। यही इसकी ऑप्टिकल पाथ लेंथ कहलाती है। c t की जगह लिख दिया d अपॉन वी, c अपॉन वी को साथ साथ कर लें अगर, तो निर्वात में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल, तो ये निर्वात के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक आ जाएगा, जिसे हम लोग केवल कांच का अपवर्तनांक कह सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। और मान लीजिए इसको हम म्यू से दिखाएं, तो क्या सिद्ध हुआ कि अगर किसी लाइट रे ने किसी मीडियम में डी ज्योमेट्रिकल पाथ तय किया है, किसी प्रकाश किरण द्वारा किसी माध्यम में तय किया गया ज्यामितीय पथ अगर डी है, तो उस माध्यम में तय किया गया जो प्रकाशीय पथ होगा वो म्यू इंटू डी होगा, जहां म्यू उस माध्यम का अपवर्तनांक होगा, वायु के सापेक्ष या निर्वात के सापेक्ष आप कह सकते हैं। यानी अगर ज्योमेट्रिकल पाथ में उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से गुणा कर दें, ठीक, निरपेक्ष अपवर्तनांक से गुणा कर दें। निरपेक्ष अपवर्तनांक आप जानते क्या होता है, निर्वात के सापेक्ष।
तो वो क्या आ जाता है, वो आ जाता है उसका प्रकाशीय पथ। ऑप्टिकल पाथ लेंथ क्या होगी, वो निकल आता है। क्लियर है एकदम, सबकी समझ में आ गई बात? ठीक। अब मान लीजिए कि कहीं पर ये 3 अलग अलग मीडियम जिनकी थिकनेस D1, D2 और D3 है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनके μ1, μ2 और μ3 हैं, सटा कर रखे गए हैं। इनसे कोई लाइट रे गुजरती है। अगर मैं पूछूं इस लाइट रे ने कितना ज्योमेट्रिकल पाथ तय किया, कितना ज्यामितीय पथ तय किया, तो ज्यामितीय मतलब मीडियम में तय की गई एक्चुअल डिस्टेंस, तो वो D1 प्लस D2 प्लस D3, तो ज्योमेट्रिकल पाथ तो D1 प्लस D2 प्लस D3 हो जाएगा। अब मैं कहूँ बताइए इसका ऑप्टिकल पाथ कितना होगा, कितना इसने प्रकाशीय पथ तय किया। तो लोग सोचते हैं अभी तो हम क्या करते थे, मीडियम में तय की गई दूरी में से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई कर देते थे। यहाँ तो अलग अलग मीडियम है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। आपको ये सोचना है कि जब पहली प्लेट को इसने पार किया तो कितना ज्यामितीय पथ तय किया, D1। तो पहली प्लेट को पार करने में इसने कितना प्रकाशीय पथ तय किया, तो D1 में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, μ1 D1। फिर दूसरी प्लेट को पार करने में इसने कितना ज्योमेट्रिकल पाथ तय किया, D2। तो दूसरी प्लेट को पार करने में उसने कितना ऑप्टिकल पाथ तय किया, μ2 D2। ऐसे ही तीसरी प्लेट को पार करने में μ3 D3। ये इन प्लेट को क्रॉस करने में इसके द्वारा ट्रेवल्ड ऑप्टिकल पाथ लेंथ है अलग अलग। पहली प्लेट को पार करने में इतना प्रकाशीय पथ तय किया, दूसरे को इतना और तीसरे को पार करने में इतना, तीनों को जोड़ दीजिए तो ये इस रे द्वारा ट्रेवल टोटल ऑप्टिकल पाथ आ जाएगा, μ1 D1 प्लस μ2 D2 प्लस μ3 D3। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग ऑप्टिकल पाथ लेंथ जो है वो निकाल लेते हैं। समझ में आ गई होगी बात? ठीक, कोई दिक्कत हो बताइए। तो प्रकाशीय पथ क्या होता है मैंने आपको बताया। तो ये जो नेचर ऑफ लाइट चैप्टर है इसकी थ्योरी जो है वो आपकी पूरी तरीके से खत्म हो गई है। इस थ्योरी को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। जिनके पास नोट्स हैं वो नोट्स से तैयार कर लें, जिनके पास नोट्स नहीं हैं वो जो मैंने पढ़ाया है उसके बेसिस पर अपनी बुक की सहायता से नोट्स बनाएं और फिर उसको तैयार करें। इस चैप्टर में हाइगेन्स वाला जो टॉपिक है ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है थ्योरी के लिए, ठीक। और इसमें न्यूमेरिकल्स कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक, जिनको हम लोग देखेंगे, ठीक। तो चलिए देखते हैं हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा न्यूमेरिकल इसमें नहीं, केवल 3 न्यूमेरिकल बताएंगे और आपका काम हो जाएगा। पहला न्यूमेरिकल है बिल्कुल सरल सा कि वैक्यूम में एक लाइट रे जिसकी वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम है, ये वैक्यूम से एक दूसरे मीडियम में जाती है। इस दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। ये नहीं बता रहा किसके रिलेटिव, तो हम ये मानेंगे इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक मतलब निर्वात के सापेक्ष। तो एक लाइट रे ये निर्वात जिसमें उसकी वेवलेंथ इतनी थी, इससे एक नए मीडियम में गई जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। आप बताना कि इस नए मीडियम में लाइट रे की स्पीड कितनी होगी और वेवलेंथ कितनी होगी। तो पहले तो देखिए ये वैक्यूम से इस नए मीडियम में जा रही है, ठीक। और ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है ये भी हम जानते हैं वैक्यूम का ही है, ठीक। तो हमें पता है कि नए मीडियम में लाइट की स्पीड इक्वल टू पहले मीडियम में लाइट की स्पीड। और पहले मीडियम कौन है, वैक्यूम। तो वैक्यूम में लाइट की स्पीड c, अभी बताया था मैंने आपको, v2 इक्वल टू v1 अपॉन 1 इंटू, फॉर्मूला बताया था। तो नए मीडियम में स्पीड इक्वल टू पहले मीडियम में स्पीड अपॉन पहले के रिस्पेक्ट में दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी वैक्यूम के रिस्पेक्ट में इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और निर्वात के सापेक्ष माध्यम के अपवर्तनांक को ही तो केवल हम माध्यम का अपवर्तनांक भी कह सकते हैं, ठीक। तो माध्यम का अपवर्तनांक म्यू है, लिख दिया हमने। अब c, निर्वात में प्रकाश की चाल सभी जानते हैं और म्यू 1.5 है, रख देंगे तो v आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये इस मीडियम में स्पीड हमने निकाल ली। क्लियर है? अब इस मीडियम में वेवलेंथ कितनी होगी, तो वो भी हम जानते हैं, नए मीडियम में वेवलेंथ इक्वल टू पहले वाले मीडियम में वेवलेंथ, यानी फ्री स्पेस में इसकी जो वेवलेंथ थी, अपॉन वैक्यूम के रिस्पेक्ट में मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पहले वेवलेंथ थी 6000 एंगस्ट्रॉम और ये है 1.5, डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा लैम्डा इक्वल टू 4000 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरह से ये 6000 एंगस्ट्रॉम वाली लाइट रे जब वैक्यूम से इस नए मीडियम में आएगी तो इसकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से चेंज होकर 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगी।
और वेवलेंथ जो है वो 6000 एंगस्ट्रॉम से बदलकर 4000 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी। क्लियर है? सेकेंड क्वेश्चन जो है वो ये है कि नंबर ऑफ वेव इन 4 सेंटीमीटर ग्लास स्ट्रिप इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वेव्स इन 5 सेंटीमीटर थिक वाटर लेयर। यानी वो कहता चाहता है कि 4 सेंटीमीटर मोटी ग्लास की एक प्लेट में जितनी तरंगे आती हैं उतनी ही तरंगे 5 सेंटीमीटर मोटे एक पानी की लेयर में आ जाती हैं। ठीक, जबकि दोनों में वही लाइट जो है वो क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है। यानी सेम लाइट कांच से वाटर में गई, लेकिन 4 सेंटीमीटर मोटी ग्लास स्ट्रिप में जितनी वेव आती हैं 5 सेंटीमीटर थिक वाटर लेयर में उतनी लेयर आ रही है, उतनी वेव आ रही है, सॉरी। तो कह रहा है अगर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 हो तो आपको बताना है कि ग्लास का कितना होगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहले अगर हम ये मान लें कि जब ये लाइट रे इसकी निर्वात में तरंग दर कुछ होगी, मान लेते लैम्डा नॉट है इसकी निर्वात में तरंग दर, तो जब ये लैम्डा नॉट वेवलेंथ वाली वेव सोचिए जब ग्लास में गई तो ग्लास में जाने पे तो उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। तो हमने मान लिया ग्लास में इसकी वेवलेंथ लैम्डा जी है, वेवलेंथ मतलब एक तरंग की लंबाई लैम्डा जी है। तो 4 सेंटीमीटर थिक ग्लास स्ट्रिप में कितनी तरंगें आएंगी, अभी समझाया था, तरंगों की संख्या निकालनी तो दूरी में तरंग की लंबाई से भाग दे दो। तो हमने मान लिया कि ग्लास में इस वेव की लेंथ जो है वो यानी वेवलेंथ लैम्डा जी हो जाएगी। तो लैम्डा जी लंबाई वाली कितनी तरंगें 4 सेंटीमीटर दूरी में आ जाएंगी, तो डिस्टेंस अपॉन वेवलेंथ। ये हम लोगों ने क्या निकाल लिया, ये हम लोगों ने निकाल लिया नंबर ऑफ वेव्स इन ग्लास। नंबर ऑफ वेव्स इन ग्लास यानी 4 सेंटीमीटर मोटी पट्टी में कितनी तरंगें आ रही हैं। ठीक है, अब सोचिए कि यही रे जिसकी निर्वात में तरंग दैर्घ्य लैम्डा नॉट है, जब ये वाटर में जाएगी तो वाटर में वेवलेंथ लैम्डा नॉट तो रह नहीं जाएगी, चेंज हो जाएगी। हमने मान लिया वाटर में इसकी वेवलेंथ लैम्डा डब्ल्यू हो जाती है, यानी पानी के अंदर इसकी एक तरंग की लंबाई लैम्डा डब्ल्यू है। तो 5 सेंटीमीटर मोटी लेयर में कितनी तरंगें आ जाएंगी, 5 सेंटीमीटर दूरी में कितनी तरंगें आ जाएंगी, तो 5 अपॉन लैम्डा डब्ल्यू। ये नंबर ऑफ वेव्स इन वाटर, एन का मतलब यहां नंबर ऑफ वेव्स से। तो ग्लास में इतनी तरंगें आ रही हैं, वाटर में इतनी तरंगें आ रही हैं, पर क्वेश्चन तो कह रहा है दोनों में तरंगों की संख्या बराबर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ वेव्स इन ग्लास इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स इन वाटर, 4 अपॉन लैम्डा जी इक्वल टू 5 अपॉन लैम्डा डब्ल्यू। क्लियर है? अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे कि 4 अपॉन लैम्डा जी, ग्लास में वेवलेंथ कितनी हो जाएगी। हमने माना है वैक्यूम में इस रे की वेवलेंथ लैम्डा नॉट थी, तो वैक्यूम से जब ये ग्लास में गई तो यही फॉर्मूला लगाओ, ग्लास में वेवलेंथ इक्वल टू वैक्यूम में वेवलेंथ अपॉन वैक्यूम के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ग्लास में वेवलेंथ हो जाएगी वैक्यूम में वेवलेंथ अपॉन वैक्यूम के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी म्यू जी। ऐसे ही वाटर में वेवलेंथ, जब पानी में गई, निर्वात से पानी में किरण जाएगी तो पानी में इसकी तरंग दर क्या होगी, वाटर में वेवलेंथ होगी वैक्यूम में वेवलेंथ अपॉन वैक्यूम के रिस्पेक्ट में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है? ये म्यू जी ऊपर चला जाएगा, म्यू डब्ल्यू ऊपर चला जाएगा, लैम्डा नॉट से लैम्डा नॉट कैंसिल हो जाएगा। इधर देख लीजिए बाकी 4 म्यू जी इक्वल टू 5 म्यू डब्ल्यू। ठीक, म्यू जी हमें निकालना है। ठीक, 4 म्यू जी 5 इंटू म्यू डब्ल्यू आपको दिया गया 4/3, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 5/3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने निकाल लिया कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 5/3 होगा। एग्जैक्ट हम लोगों ने वही किया जो क्वेश्चन में वो कह रहा था। क्वेश्चन में कह रहा था कि 4 सेंटीमीटर मोटी कांच की पट्टी में जितनी तरंगें आती हैं उतनी ही 5 सेंटीमीटर मोटी वाटर लेयर में आती हैं। तो पहले हमने मान लिया कि एक वेव है, जिस लाइट रे है जिसकी वैक्यूम में वेवलेंथ लैम्डा नॉट है, जब ये वाटर में जाएगी तो इसकी वेवलेंथ लैम्डा डब्ल्यू, ग्लास में जाने पर लैम्डा जी हो जाएगी। तो लैम्डा जी ग्लास में इसकी वेवलेंथ है, तो 4 सेंटीमीटर मोटी कांच की पट्टी में कितनी तरंगें आएंगी, तो कितनी मोटाई में, 4 सेंटीमीटर दूरी में, तो दूरी बटे तरंग दैर्घ्य, ऐसे ही तरंगों की संख्या निकालते हैं। ऐसे ही 5 सेंटीमीटर मोटे पानी की लेयर में कितनी आएंगी, तो पानी में इसकी वेवलेंथ लैम्डा डब्ल्यू हो जाती है, तो 5 अपॉन लैम्डा डब्ल्यू,
कि 5 रेडियन दूरी में तरंगों की संख्या आ गई। पर क्वेश्चन कह रहा है ये दोनों तरंगों की संख्याएं बराबर है, तो उसको बराबर कर दीजिए। फिर ग्लास में वेवलेंथ इक्वल टू वैक्यूम में वेवलेंथ अपॉन ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वाटर में वेवलेंथ इक्वल टू वैक्यूम में वेवलेंथ अपॉन वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, बस इसमें लैम्डा नॉट कैंसिल हो जाएगा और म्यू डब्ल्यू पता है, म्यू जी यहाँ से निकल आएगा। सॉल्व कर लीजिए। तो उसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं, थ्योरी मैंने खत्म कर दी, 2 एग्जाम्पल बता दिए, इसी तरह के क्वेश्चंस हैं, लगा लेंगे आप लोग। तो इसको थ्योरी तैयार करके इसमें जो एग्जाम्पल और जो आपकी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन दिए गए उनको लगा लीजिए। अगर कोई दिक्कत है तो उसको पूछने का तरीका मैंने बताया है, उस तरीके से आप इसको पूछ सकते हैं। तो तैयारी करिए। फिर हम लोग वेव ऑप्टिक्स में अब एक ही चैप्टर बचा है, डिफ्रैक्शन, उसको अगले लेक्चर में हम लोग चालू करेंगे और 2 लेक्चर में वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी आपके पास वेव ऑप्टिक्स के 3 चैप्टर हो गए हैं, इंटरफियरेंस, नेचर ऑफ लाइट और पोलराइजेशन। इनको आप कंप्लीट करिए अच्छे से, और फिर मैं आपका अगला वीडियो जो है वो डिफ्रैक्शन पर बनाऊंगा। तो तब तक आप इसको तैयार करिए, पढ़ते रहिए और घर में रहिए। थैंक यू।